सबसे पहले तो ये बताइए, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है ना? अच्छा, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, दिख रहा है स्क्रीन। और आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अब तक तो सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, आज शुरू करने वाले हैं मेंडेलियन लॉ। ठीक है, मेंडेलियन लॉ ये जेनेटिक्स की जान है, इसके बिना जेनेटिक्स कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मेंडेलियन लॉ या मेंडेलिज्म को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मेंडेलियन लॉ किसने दिया होगा, कोई बता पाएंगे? साइंटिस्ट के नाम पे तो नाम पड़ा है इसका, मेंडल। ठीक है। तो इसको दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। आपको दिख रहे हैं, देखिए तो एक तस्वीर में, ये है कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। जॉन मेंडल दिख पा रहे हैं ना आप लोगों को? सुन पा रहे हो कि नहीं? सर आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ तो बोला करो ना फिर। चलिए देखते हैं अब। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो लाइफ था वो कहां से लेकर कहां तक था, देख लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। बहुत छोटी लाइफ था, ठीक है, लगभग वही 62 साल समझ लीजिए आप। तो ये मेंडल साहब ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और फाइनल जो उनका आउटकम आया उनको एक थीसिस के रूप में लिखा, अब पब्लिश कर दिया। कौन से नाम से? मेंडेलिज्म या मेंडेलियन लॉ नाम से। तो बताइए, जो पब्लिश कराए होंगे इन्हीं के बीच में तो होगा ना, इनकी बर्थ और डेथ के बीच में ही तो होगा। तो वो समय था यहां पर लगभग 1865 और 67 के आसपास, 65 और 67। तो उनकी जो बुक पब्लिश होकर आई जिसमें मेंडेलियन लॉ को एक्सप्लेन किया गया था, मेंडेलिज्म को एक्सप्लेन किया गया था, वो कौन से समय पर थी? 1865-67 के समय पर थी। समझ में आया कहानी? ये क्या थे बोलने सर। पर? मॉन्क थे, मॉन्क, समझते हो? पादरी जो चर्च में होते हैं, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं मैं। ऑस्ट्रियन मंक थे, ठीक है। ये जो मेंडेलियन लॉ दिया इन्होंने कौन से समय पर दिया बोला मैं? ये 1865 1865,
मेंडेलियन लॉ। ठीक, तो इनके ऊपर काम तो क्या होगा ना, तो इसके लिए वो यूरोप के टूर में गए थे। कहां गए थे जी? यूरोप टूर के लिए चले गए थे। जो भी साइंटिस्ट अच्छा अच्छा काम किए हैं ना, वो टूर में जाते हैं। कभी डार्विन अगर पढ़े होंगे तो वो गैलापागोस आइलैंड के टूर में चले गए थे। ठीक है, और ये कहां के टूर में गए? यूरोप टूर। यूरोप टूर। और जब यूरोप के टूर में गए वो, तो यूरोप में उन्होंने लगभग 64 प्रकार के मटर की वैरायटी, पी वैरायटी, मटर चना है ना, मटर की वैरायटी को कलेक्ट किया। कितना वैरायटी बोला मैं? लगभग 64 प्रकार की वैरायटी, 64 पी वैरायटी। क्या क्या बोलना पर? कलेक्ट। तो याद रखना, यूरोप टूर में कितना वैरायटी कलेक्ट किया? 64। लेकिन जो 64 को कलेक्ट किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान केवल 22 प्रकार की वैरायटी को यूज में लाया। कितना वैरायटी को? 22। तो सेलेक्ट किया था कितना, मतलब कलेक्ट किया कितना वैरायटी? कलेक्ट 64, लेकिन सेलेक्ट कितना वैरायटी किया? 22 पी वैरायटी। किसके लिए बोलने पर? फॉर एक्सपेरिमेंट। इतना याद हो जाएगा? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, अब खुद सोचिए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया था? कोई बता पाएंगे? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया था? कोई बता पाएंगे क्या? 1900, 1952। बिल्कुल 1953 पर। किसके द्वारा? बाई, वाटसन एंड क्रिक। बिल्कुल, वाटसन एंड क्रिक। ध्यान से सोचिए, 1853 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया, अभी वाटसन और क्रिक द्वारा। क्या तब मेंडल साहब थे क्या? वो नहीं थे। 1884 में मर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। और ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया है? 1953। 1953 में। तो पहले तो मैं इसको सेव करता हूं, आगे बात करेंगे फिर। अब सोचिए कि वो मेंडल साहब 1865-66 में जो चीजें बोला था, कुछ नहीं पता था उस समय। डीएनए क्या होता है, बेस पेयर क्या होते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स होता है कि कैसे होता है, बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, बेस पेयर में ए टी सी जी क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। सोचिए, तब मेंडल साहब ने एक्सपेक्ट करके, इमेजिन करके ये चीज बोला कि कुछ चीज तो होता है और ये ऐसे क्रॉस करने पर इनके बच्चे ऐसे होते हैं। अभी पढ़ेंगे आगे क्या क्या बोला था, है ना। तो जो भी उन्होंने बोला था, जब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल खोज हुआ कब? 1953 में। वो सारी बातें सब सही साबित हुई जो कब बोला गया था, लगभग 100 साल पहले। सुन पा रहे हो आप? यस सर। आज के डेट में अगर आप कुछ बोलें और वो बात 100 साल बाद सही हो जाए,
ऐसे हुआ था इनके साथ, इन्होंने जो भी प्रेडिक्ट किया, जो भी एक्सपेक्ट किया और एक्सपेरिमेंट किया और अपना रिजल्ट दिया, वो सारी की सारी चीजें 100 साल बाद सही साबित हुई जब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल खोज हुई तब। ये मत सोचना डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को मेंडल साहब ने दिया, बिल्कुल नहीं, वो मर चुके हैं तब तक। इनको दिया था वाटसन और क्रिक ने, इसको याद रखना, समझे? यस तो सर। जो भी चीजें बोला गया था मेंडल के द्वारा, वो सब चीजें 100 साल बाद सही साबित हुई। इसीलिए मरने के बाद इनको एक उपाधि से नवाजा गया, उनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ रहे हैं कहानी? क्या बोला गया जी? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। तो मरने के 100 साल बाद पापा बने, ये समझ में आया कुछ? यस सर। किसके पापा बने? जेनेटिक्स के। जो जो एक्सपेरिमेंट 100 साल पहले किया था, 100 साल बाद वो सही साबित हुआ, इसलिए उनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है इतना? कुछ चीजें और मैं यहां पर क्लियर कर दूं। ये फादर ऑफ जेनेटिक तो मेंडल हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, तो बेटसन कहलाते हैं भाई। कौन है वो? बेटसन, नाम सुने हो? बट करके लिख दो यहां पर, फादर ऑफ, क्या बोला मैं, मॉडर्न जेनेटिक्स। कौन है बोलने पर? बैटसन नाम सुने? बैटसन और पुनेट नाम सुने हो ना, उसमें से बैटसन ये। लेकिन अगर आपको पूछा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, सुन रहे मेरी बात? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, कौन है बोलना पर कोई बता पाएंगे? टी.एच. मॉर्गन, साइंटिस्ट का नाम है भाई, पढ़ेंगे आगे जेनेटिक्स में। समझ में आया? तो अगर फादर ऑफ जेनेटिक पूछा तो मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक पूछा तो बेटसन, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक पूछा तो टी.एच. मॉर्गन। आप ये समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक में टी.एच. मॉर्गन जो साहब हैं, वो ड्रोसोफिला पे इतना काम किए, इतना एक्सपेरिमेंट किए, इतना एक्सपेरिमेंट किए कि कब फादर बन गए पता ही नहीं चला उनको। समझ में आया? इतना एक्सपेरिमेंट किए थे वो ड्रोसोफिला के ऊपर, इसलिए उन्होंने, उनको क्या बोला गया? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। कहानी समझ में आया कि नहीं इतना? यस आगे बढ़ो। सर। ठीक, अगला। ठीक है भाई, ये तो अपना एक्सपेरिमेंट दिए कब? 1865-66 के आसपास मेंडेलियन लॉ दिया, और 1884 में निपट गए, मर गए। उनके बाद इनकी थीसिस को आगे बढ़ाया गया, रीडिस्कवरी की गई इनकी थीसिस के ऊपर, मेंडेलियन लॉ के ऊपर। तो वो कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी थीसिस को और आगे बढ़ाया मरने के बाद? 1884 में निपट गए, उसके बाद लगभग 16 साल बाद पुनः इनके ऊपर, इनकी थीसिस के ऊपर रिसर्च किया गया। मतलब 16 साल बाद मतलब कितना हो जाएगा जी?
1900 में भाई, 1884 में निपट गए ना ये, उसके बाद 16 साल और। सुन पा रहे हैं? Yes, sir. तो बताइए, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉ। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉ, ये भाई देखते हैं। सन 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, लेकिन ग्रुप का मतलब ये नहीं कि साथ में काम कर रहे थे, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, इंडिपेंडेंटली अलग अलग लैब पे काम कर रहे थे। तीनों का लैब अलग अलग था भाई, समझ में आया ना? लेकिन काम एक ही के ऊपर चल रहा था, मेंडेलियन लॉ के ऊपर। तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, अलग अलग लैब में थे वो। सुन पा रहे हैं? तो कौन कौन थे भाई? मैं 3 साइंटिस्ट के नाम अलग अलग कलर से कर दे रहा हूं मैं। अलग अलग कलर का मतलब है अलग अलग जगह पे वो काम कर रहे हैं, समझ लेना आप। कार्ल्स कोरेंस नाम सुने हो? पहला। दूसरा साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रिज नाम सुने हो, जिन्होंने म्यूटेशन शब्द की Yes, sir. उत्पत्ति की। ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक, अगला बताइए। सरमैक नाम सुने हो? शर्मैक के नाम सुने हो आप लोग? TSCH होता है ना, याद रखना, ERMA, शर्मैक। ठीक है, ये तीनों मिल्क, तीनों अलग अलग ना, अलग अलग थे। मैं लिख दे रहा हूं, काम एक ही के ऊपर था, किसका? मेंडेलियन लॉ। लेकिन कैसे थे? अब तीनों के तीनों बॉटनिस्ट थे भाई, 3 बॉटनिस्ट, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग लैब पर डिस्कवर। तीनों साइंटिस्ट अपने अपने काम में लगे हुए थे। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना Yes, sir. बोलेंगे? Yes. ठीक है, चलिए। ये स्पेल मिस्टेक था, रुकिए, ES होगा ना, ये ऐसा है। ठीक है, ये गुड हो गया भाई। उसके बाद 1902 में 2 साइंटिस्ट फिर काम किए। 1902 में 2 साइंटिस्ट आए, उन्हें इनका बैटसन एंड पुनेट नाम सुने हैं कि नहीं? बैटसन एंड पुनेट, ये थी। अब पुनेट के नाम से पुनेट स्क्वायर चार्ट चलता है ना? क्या चलता है? Square chart. पुनेट स्क्वायर चार्ट आगे बनाएंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये के लॉ को रीडिस्कवर किया गया इनके द्वारा, कार्ल्स कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और सरमैक, ये 3 साइंटिस्ट 1900 में, 1902 में पुनेट। क्लियर है? इतना आगे बढ़ू?
चलिए sir. अगला हमारे पास है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या क्या है। देखो किसी का स्पीकर आना बंद करिए। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या क्या है भाई, अगला हेडिंग हमारे पास है ये क्या क्या ऐसे है मेंडल ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया, मटेरियल क्या क्या। सबसे पहला मटेरियल डायग्राम दिख रहा है, देखो आपको, बताइए भाई क्या था, बताइए तो। पी मटर था, दिख रहा है देखो आपको। क्या Yes, नाम है sir. इसका, बॉटनिकल नेम? Python sativum. पाइसम सेटाइबम। ये हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं इसके फैमिली क्या बोलूं, पी का फैमिली क्या है बोलूं तो बताइए भाई, फैबेसी नाम सुने हो, Yes, sir. या क्या बोलते हैं इसी को, पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी, ये हो गया, क्लियर है इतना। अगर Yes, sir. क्रोमोजोम की बात करें, इसके एक सेल में कितना क्रोमोजोम, मतलब दो सेट में क्रोमोजोम तो डिप्लॉइड होंगे, 2n मतलब दो सेट डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो दो सेट में कितना क्रोमोजोम होंगे, 14 क्रोमोजोम होते हैं। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, जैसे एक सेल है, पहला सेट, मतलब देखो पहला क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम, तीसरा क्रोमोजोम, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। ऐसे इधर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। देखिए एक तरफ का एक सेट हो गया भाई, इधर का एक सेट हो गया, देखो ये दिख रहा है ना, इधर का एक सेट हो गया देखो, Yes, sir. दो सेट हो गए। तो इस एक एक सेट को आप क्या बोलते हो, एन बोलते हो। एक तरफ वाले को आप एन बोलते हो, तो इधर एक एन हो गया, ठीक है, इधर हो गया, तो 2n बराबर कितना क्रोमोजोम हुआ, देखिए आप, दो सेट है तो डिप्लॉइड बोलते हैं, तीन सेट तो ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, तो नॉर्मली तो डिप्लॉइड ही होते हैं सब। तो क्रोमोजोम डिप्लॉइड है, 2n है, कितना क्रोमोजोम टोटल, 14 क्रोमोजोम। क्लियर है, 14 क्रोमोजोम होते हैं भाई। Yes. तो पहला एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था हमारे पास, पी था, जो डायग्राम आपको दिख रहा है देखो ऊपर में। मटर तो देखेंगे कि मटर का पौधा देखें कि नहीं देखें आप लोग, देखे ठीक, हैं। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ता हूं। आप, ये पहला एक्सपेरिमेंट मटेरियल था उनका, एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और भी है इनके पास, ये पहला था। दूसरा देख लीजिए, ये कोई देख के पहचान पाएंगे क्या है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल देखो, बताइए भाई इसका नाम क्या है, हेरासियम। हेरासियम नाम सुने होंगे तो, इसको बोलते हो हॉकवीट। ये हो गया हॉकवीट। ये क्या होता है बोलने पर, फैकल्टेटिव एपोमिक्ट प्लांट होता है भाई। क्या होता है बोलने पर, फैकल्टेटिव एपोमिक्ट प्लांट है। मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव मतलब टेम्परेरी, इसका मतलब क्या होता है,
टेम्परेरी। एपोमिक्ट मतलब क्या? एपोमिक्सिस नाम सुने हो कि नहीं? और एपोमिक्सिस का मतलब क्या, ये बता पाएंगे? मतलब ओवरी जो है ना वो एक फ्रूट में डेवलप कर जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, समझ में आया ना? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना ले तो क्या बोलेंगे उसको हम? एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये कैसा प्लांट है? मतलब ये प्लांट जो है ना, इसमें पोलन ग्रेन और स्पर्म न्यूक्लियस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उसका फ्रूट बन जाता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसे। इसलिए क्या शब्द जोड़ा हमने? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव। तो कभी कभी इस प्लांट में एपोमिक्सिस हो जाती है, ठीक है, हमेशा नहीं होता। मतलब मैक्सिमम समय पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है, एम्फीमिक्सिस द्वारा। स्पर्म ओवा मान लो आप, पोलन ग्रेन और ओवम मिल करके फ्रूट बनाते हैं। लेकिन कभी कभी जो ओवम है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में बदल जाती है, तो उसको बोलते हो आप एपोमिक्सिस। लेकिन कभी कभी हो रहा है, इसलिए उसको बोलना, हमने बोला फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. चलिए चलिए भाई, ठीक है। अब इसके बारे में हम ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सारा फोकस मेंडल के कहां पे जाएगा? पी प्लांट पे। क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट यहीं पे किया गया है, पी प्लांट पे, और हमारा जो सिलेबस बेस्ड है पी प्लांट पे बेस्ड है। क्लियर है इतना? जी सर। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब भाई, जब मेंडल ने चूज किया दो प्लांट, चाहे पी प्लांट हो या चाहे हेरासियम प्लांट हो, क्या एडवांटेज था, फायदा क्या था उनको उस प्लांट से? तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज करने का फायदा क्या है, देखते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज सबसे पहला, आप खुद सोचिए ना जी, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहला किसको एडवांटेज देंगे? कौन से प्लांट को? बताइए। पहले लाइफ स्पान की बात करते हैं। आपका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होगा उसकी लाइफ छोटी हो, उसको ज्यादा प्रिफर करेंगे कि उसकी लाइफ बहुत लंबी हो, उसको प्रिफर करेंगे? जिस सर प्लांट की जिसकी लाइफ लाइफ छोटी छोटी हो होगी। उसमें। जिसकी लाइफ छोटी हो, ताकि आप जल्दी से रिजल्ट दे पाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए मेंडल साहब मटर पे ना करके ताल या खजूर या बरगद या आम के पेड़ पे करते, तो बताइए, तो मान लीजिए एक आम का पेड़ 60-70 साल का उसको उम्र है, 80 साल मान लीजिए, क्या मेंडल उसकी पूरे लाइफ के मरते दम तक स्टडी कर पाते? नहीं कर पाते ना। जबकि हमको जब एक्सपेरिमेंट करना है, कई जनरेशन को स्टडी करना होता है। समझ में आया कहानी? तो जितनी कम लाइफ वाली एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट दे पाओगे आप, और उतना जल्दी रिजल्ट दे पाओगे। समझे कि नहीं? जी सर। जी सर। आप खुद सोचो ना, यदि आप जूलॉजी वाले हो, आप ड्रोसोफिला पे रिसर्च करोगे कि हाथी पे? किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? ड्रोसोफिला सर। Drosophila. क्योंकि ड्रोसोफिला कुछ दिन का मेहमान है, मर जाएगा, उसके बच्चे फिर आएंगे, फिर स्टडी करो। आप ड्रोसोफिला के हजारों जनरेशन को आप स्टडी कर लोगे, लेकिन हाथी के हजारों जनरेशन को कर पाओगे क्या? नो सर। No, sir. एक हाथी खुद 40-50 साल में बच्चे पैदा करना शुरू करती है। एक हाथी की उम्र मान लीजिए 100 साल। अब कितना जनरेशन को स्टडी कर पाओगे?
हाथी आपके ऊपर स्टडी कर लेगा तब तक तो, समझे कि नहीं। तो ज्यादा बेस्ट क्या होता है बोलने पर, कम लाइफ स्पान, छोटी लाइफ, छोटे जीवन वाले जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होते हैं उस पर स्टडी करना बहुत बेहतर होता है। पहला कमेंट समझ में आया कहानी? यस सर। यस। ठीक, शॉर्ट लाइफ स्पान, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर, भाई मेरे को ये बताइए, आप कौन से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को चुनोगे? जिसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हों उसको चुनोगे, कि जिसके इक्का दुक्का बच्चे पैदा हों उसको चुनोगे? जिसमें ज्यादा फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता होगी उसको चुनेंगे। जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन में ले पाओगे उनको, ज्यादा से ज्यादा प्रकार की वैरायटी देख पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा प्रकार के रिजल्ट को आप क्या कर पाओगे जी, एनालिसिस कर पाओगे। समझे? एक या दो बच्चे में तो वैरायटी कहां मिलेगा आपको? डिजीज हो रहा है कि डिजीज नहीं हो रहा है, कैरेक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पता नहीं चलेगा। ये बहुत सारे बच्चे होंगे तो पता कर लोगे, कुछ में जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है, कुछ में आधा जा रहा है। समझ रहे हो ना? इसलिए कैसी लाइफ वाले को चुनोगे आप? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, जिनके बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो, ऐसे वाला को हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। दूसरा चीज, भाई जिनके बच्चे पैदा हो और जिस कैरेक्टर को आप देखना चाहते हो वो कैरेक्टर उनके बच्चों में क्लियर कट पता चल जाए है कि नहीं है, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुनोगे कि जिसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहे है कि नहीं है, खुद कंफ्यूज हो, ऐसा वाला कैरेक्टर को चुनोगे? बताओ तो। जिसमें वेल डिफाइंड मतलब कैरेक्टर दिखे वेल वो डिफाइंड उसी को कैरेक्टर चूज हो, कर। कैरेक्टर इस पे से पता चल जाए आपको, हाँ यहाँ पर गया यहाँ पर नहीं गया। जैसे मटर के पौधे को क्रॉस कराते हो, दो पौधे को आपने क्रॉस करा दिया, यहाँ पर दो प्रकार बच्चे बने, एक की हाइट बहुत ज्यादा, दूसरी की हाइट बहुत कम। क्लियर कट पता चला है ना, इसका हाइट ज्यादा है और इसका हाइट कम है। कोई मध्यम हाइट वाला मिलता है क्या? मिडिल हाइट वाला नहीं मिलता भाई, या तो टॉल मिलेंगे या तो ड्वार्फ मिलेंगे, कोई मीडियम साइज वाला नहीं होता, याद रखना। समझे कि नहीं? तो यदि मीडियम साइज वाला नहीं है तो कंफर्म है ना, वेल डिफाइंड कैरेक्टर है, या तो पूरा डोमिनेंट वाले या तो पूरा रिसेसिव वाले, मिडिल वाले कुछ नहीं है। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा बताइए फिर? वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। समझे? वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर उसमें हो कि आप उनके बच्चों में जब एनालिसिस करोगे तो ये क्लियर कट बता पाओ कि हाँ मैं जो कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूं इतने बच्चों में गया है और इतने बच्चों में नहीं गया है। आप खुद यदि कंफ्यूज हो गए तो एनालिसिस कैसे करोगे फिर? क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, यहां पर साइड में बना दे रहा हूं मैं। जैसे मटर के पौधे में क्या था, एक टॉल था, ये ड्वार्फ था। कोई मिडिल वाली स्थिति होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, याद रखना इसको। ये वाली स्थिति कभी भी नहीं होती, या तो टॉल होता है या तो ड्वार्फ होता है, या तो लंबा या तो बौना। ठीक है? अगला कैरेक्टर, चौथा क्या फायदा होना चाहिए भाई, क्या एडवांटेज होना चाहिए? जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को चुना गया उसमें बच्चे पैदा होने में कोई परेशानी ना हो। कि बच्चे पैदा होने के लिए क्या चाहिए भाई? एक तो पोलन ग्रेन चाहिए, चाहिए कि नहीं?
यस सर। पोलन ग्रेन। और दूसरा क्या चाहिए, ओवम। पढ़े हो कि नहीं ऐसा वाला जी? यस सर। Yes. ये इसके अंदर ओवम होता है, तो दोनों चाहिए। इसका मतलब फ्लावर कैसा होगा तो आपको ज्यादा आसानी होगा। ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों बनता हो। देखो यस सर। बाइसेक्सुअल। ये फ्लावर के क्या हो गए जी, पेटल। सब पढ़े हो तुम लोग। ये क्या बाहर में क्या है, सेपल। सेपल। ठीक। और मैं क्या बोला आपको, देखो इधर ये स्टिग्मा, गायनेशियम। ये स्टाइल। ठीक। और यहां पर क्या है बताइए भाई, ये एंथर। एंथर। स्टेमन। यस सर। अब बताइए, यहां पर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ये वाला मेल पार्ट यहां से पोलन ग्रेन बनता है, और ये फीमेल पार्ट यहाँ पे ओवम बनता है बीच में। देखो तो फ्लावर कैसा लेना चाहिए आपको बताओ। जो बाइसेक्सुअल सर। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुन रहे हो उसमें फ्लावर कैसा होना चाहिए। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी के ही स्टिग्मा में जाकर के वहां पर क्या करेगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, और जाके फर्टिलाइज करेगा। तो खुद का पोलन ग्रेन खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, सेल्फिंग। सेल्फ, खुद का पोलन ग्रेन खुद के ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर नेसेसरी फॉर सेल्फिंग। समझ में आया कहानी। समझ में आया तो यस करके भेजें भाई जल्दी। ये सब होगा तो बहुत आसानी होगी आपको एक्सपेरिमेंट करने में। अब खुद सोचना, आप एक से प्लांट चुने हो, जहां जो प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, उसमें सिर्फ मेल पार्ट है, तो बताइए फीमेल पार्ट ढूंढना पड़ेगा ना, कौन से प्लांट में होगा, तो रिजल्ट में लेट लगेगा कि नहीं। इसलिए ऐसा प्लांट चुनो जिसके फ्लावर ही बाइसेक्सुअल हो। समझे। Yes, sir. बाइसेक्सुअल फ्लावर चुनने पर जल्दी जल्दी फर्टिलाइजेशन होगा, तो जल्दी बच्चे पैदा होंगे, जल्दी अगला जनरेशन बनेगा, तो रिजल्ट भी तो जल्दी मिलेगा आपको। अगर ऐसा प्लांट चुन लिया जिसमें कोई मेल पार्ट था या सिर्फ फीमेल पार्ट था, उसको फर्टिलाइजेशन कराने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि पोलन ग्रैंड ढूंढेगा कहाँ कहाँ स्टिग्मा है दूसरे प्लांट में, टाइम लगेगा, रिजल्ट आने में डेट लगेगा भाई। क्लियर है इतना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टर ऑफ पी। कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट भाई, पी प्लांट मतलब अभी जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया गया था ना, उसके कैरेक्टर कितने हैं और क्या है। कैरेक्टर ऑफ पी। चलिए मैं यहां पर ना आपको एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीड के। मटर का सीड देखे हो ना भाई आप लोग। Yes, sir. ये देखिए, ये मटर का सीड। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सीड की, ध्यान से देखते रहना। पी के सीड की बात कर रहा हूं भाई। सीड में
दो चीजें देखना है हमको। पहले देखो सीड का शेप, शेप देखो तो भाई कैसे दिख रहा है बताओ तो। बताओ एक सीड का राउंड शेप कैसे शेप दिख रहा में है और बताओ। एक राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड पहला शेप रिंकल। की बात कर रहा हूं। शेप अगर मैं बात करूं तो शेप दो प्रकार के, या तो राउंड होगा, या राउंड दिख रहा है देखो तो राउंड दिख रहा है ना, राउंड होगा, या फिर क्या होगा, रिंकल्ड। राउंड मतलब एकदम गोल तंदुरुस्त, रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ वाला सीड। मटर का दाना देखे होंगे, सिकुड़ा दाना सिकुड़ा हुआ होता है। चलिए भाई मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे, देखिए राउंड का ये हो गया, और ये देखो, ये देखो दिख रहा है ना, दो प्रकार के दाने हो गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। दूसरा चीज, सीड का कलर देखो भाई, अब बताओ सीड का कितना कलर देखे हो आप लोग? मटर के दाने का कलर देखे हो? बताओ क्या क्या कलर? येलो और येलो देखे ग्रीन। होंगे, येलो और ग्रीन, बहुत बढ़िया, ग्रीन, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। हो सकता हो ये दाना राउंड भी हो सकता हो, या रिंकल भी हो सकता हो, पता नहीं कैसा है। ये राउंड भी हो सकता हो, ये रिंकल भी हो सकता है। शेप की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, अभी कलर की बात कर रहा हूं। तो कलर कैसा होगा बताइए? इसका येलो, और उसका क्या होगा बताओ? ग्रीन। ग्रीन। क्लियर है इतना? यस सर। बस मेरे को एक ही बता दीजिए, ऊपर वाले में वाइल्ड टाइप कैरेक्टर कौन सा है और म्यूटेंट कौन सा है? शेप में सर कौन सा ओरिजिनल है? राउंड वाला, राउंड। राउंड वाला कैसा है जी? वाइल्ड टाइप है ना। वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप मतलब ओरिजिनल। और रिंकल कैसा है? म्यूटेड। न्यूटन। म्यूटेंट टाइप। म्यूटेशन के बाद ऐसे हो गया, वो काम नहीं कर रहा है जीन। जीन काम करता तो राउंड हो जाता, नहीं क्या तो सिकुड़ गया। बताओ यहाँ पे कौन सा कलर वाला अपना वाइल्ड टाइप है बताइए भाई? कौन सा कलर की बात कर रहा हूँ ना, कौन सा कलर वाला वाइल्ड टाइप है बताइए? येलो। येलो। येलो वाला, बिल्कुल येलो वाला कैसा है? चलो वाला। वाइल्ड वाइल्ड टाइप। टाइप। वाइल्ड। ये ओरिजिनल कलर है। अगर वो जिन काम नहीं करता तो क्या होता है? ग्रीन। तो ग्रीन ग्रीन। क्या हो गया? म्यूटेंट। म्यूटेंट टाइप। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, बताओ मटर के दाने के सबसे ज्यादा कलर कौन से वाले मिलते हैं आपको मार्केट में? ग्रीन। ग्रीन कलर बताइए में। भाई। ग्रीन कलर में? ग्रीन बिल्कुल कलर। भी नहीं। ग्रीन। येलो कलर, येलो कलर में मिलते हैं। ठीक है, वो जो ग्रीन कलर बोल रहे हो ना, वो खेतों से आधे अधूरे फॉर्म में उठा के ले आते हो। उसको पूरा मैच्योर होने दो, पकने दो, फिर क्या हो जाएगा वो? येलो कलर। येलो हो जाएगा। ठीक है ना। तो मार्केट में सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा होता है बोलने पर? येलो वाला होता है। वो अलग बात है, आप आधे अधूरे फॉर्म में मैच्योर होने से पहले उठा के लेके बेच दिए उसको। उसको खेतों में रहने तो दो, उसकी पूरी जिंदगी खत्म होते तक। जब पेड़ उसके पौधे सूख जाएंगे तब उसके दाने को निकालो। आप कैसे दिखेगा फिर? येलो। येलो कलर। येलो। तो इसका मतलब समझ में आया ना कि सबसे ज्यादा कलर कौन सा वाला मिलेगा? मटर का येलो कलर मिलेगा। बस उसको होने दो आप। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। चलिए भाई, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। सीड के बाद
सीट के ऊपर में क्या होता है बताइए मेरे को कोई। सीट Pod. के ऊपर में क्या लगा, बिल्कुल क्या लगा होता है, ऐसा देखे हो ना। ये देखिए, दिख रहा है ना। मटर के ऊपर में देखिए, उसका जो फल्ली बोलते हो, छिलका, उसको बोलते हैं पॉड। तो सीड के ऊपर में क्या है, पॉड। तो मेरा अगला हेडिंग क्या हो जाएगा अब, पॉड। बताइए, पॉड के भी दो कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग। पॉड के भी कितना कैरेक्टर की बात करेंगे, दो कैरेक्टर। देखते हैं। तो सबसे पहले तो पॉड का शेप। पॉड के शेप में देखिए दो प्रकार से हैं। एक मस्त तंदुरुस्त फुला हुआ लग रहा है देखिए, और एक दिख रहा है कैसा, सिकुड़ा हुआ। अब जरूरी ये नहीं है कि सिकुड़े बीज वाले में सिकुड़ा वाला मिलेगा भाई, कुछ भी हो सकता है। चलो एक यहां पर और बना दे रहा हूं मैं, चलिए। देखिएगा, देखिए ध्यान से, अंतरा देखिए तो, सुन पा रहे कि नहीं तुम लोग रहे। जी सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पॉट दो प्रकार के हुए कि नहीं शेप में। एक जो तंदुरुस्त दिख रहा है उसको बोलते हो आप इनफ्लेटेड, क्या बोलते हैं जी उसको हम, इनफ्लेटेड। और दूसरे को क्या बोलेंगे जी, कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ा हुआ। इन्फ्लेटेड वाला कैसे बनेगा देखो भाई, ये देखिए। और कंस्ट्रिक्टेड वाला कैसे बनेगा देखो, कुछ समझ में आया ना। यस सर। देखिए, तो बताइए ओरिजिनल कौन सा होगा इसमें से, इन्फ्लेटेड। वाइल्ड टाइप कौन सा है बताइए कोई। इनफ्लेटेड। इन्फ्लेटेड बोला है क्या? ये वाइल्ड टाइप, और ये म्यूटेंट या हाइब्रिड। म्यूटेंट टाइप। हाँ बिल्कुल, हाइब्रिड भी बोल सकते हो उसको। अब हमने पॉड का शेप देख लिया, अब पॉड का कलर भी तो होगा कि नहीं होगा। यस सर। पॉड का कलर देखते हैं भैया, बताइए पॉड का कलर कितना प्रकार कलर देखे बताइए कोई। दो टाइप का होता है, बताओ, बिल्कुल दो प्रकार, क्या क्या है। येलो एंड ग्रीन सर। बिल्कुल, येलो एंड ग्रीन। बताइए पॉड का जो कलर है, येलो है, येलो है तो कैसा है वो, वाइल्ड टाइप है। यस और सर। ग्रीन है तो म्यूटेंट है। म्यूटेंट टाइप है। मतलब ऐसा हो गया भाई कि पॉड देख लीजिए भाई, पॉड का कलर या तो ऐसे हो सकता है, देखो, और किसी में भी हो सकता है ना, चाहे कंस्ट्रिक्टेड हो या फिर इन्फ्लेटेड हो, समझ रहे हो। किसी में भी हो सकता है।
सब कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगा कि वो सिकुड़ा हुआ बीज है तो सिकुड़ा हुआ उसका पॉट भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सब इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होते हैं। चलिए ऐसे कर दिया मैं समझाने के लिए बस। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। ये येलो और इधर ग्रीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पॉट भी निपट गया भाई। अब मेरे को पास एक चीज आप ये बता दीजिए कि ये पॉट बनता किससे है? फ्लावर से ही बनेगा ना, फ्लावर से धीरे धीरे पॉट बनेगा, पॉट के अंदर बीज बनेगा ना। आप उल्टा यस जा रहे सर। हो ना, उल्टा वापस आ रहे हैं हम लोग। सीड के ऊपर क्या होता है बोलने पर? पॉट होता है। पॉट किससे बनता है बोलने पर? फ्लावर से बनता है। तो अगला कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग किसकी? फ्लावर। फ्लावर की। देखो, तो बताइए फ्लावर में दो कैरेक्टर देखेंगे। पहले फ्लावर का पोजीशन और दूसरा फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का पहले पोजीशन देख लेते हैं और दूसरा देखेंगे फ्लावर देखेंगे हम लोग। पहले मैं इतना को देखो भाई, मैं क्या बोला? पॉट किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। चलो फ्लावर बना लेते हैं। अब देखिए ये हो गया फ्लावर। ये देख, ये बताइए, मेरे को ये बताएंगे फ्लावर पोजीशन कहाँ कहाँ होता है? बता पाएंगे मेरे को? यस सर, टर्मिनल एंड ऑक्सिलरी। फ्लावर का पोजीशन देख ले, देख के बात करेंगे, है ना? कहाँ कहाँ बताइए तो। सबसे पहला तो एक तो टिप में हो सकता है ना। यस सर। तो सबसे पहले टिप में होगा। यदि टिप तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। और किनारे किनारे में है तो टर्मिनल। ठीक। तो सबसे ऊपर में क्या हो गया भाई? टर्मिनल। और ये पोजीशन पे, एक्सिस पे। एक्सिस का मतलब समझते हो किसको बोलते हैं? देखो तो, कि यदि ये प्लांट है, प्लांट के साइड साइड में यहां से निकल रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो ये एक्सिस हो गया। और ऊपर में है तो ये टर्मिनल हो गया। समझ में आया ना? यस सर। एक्सिस जहां उसको एक्सिस बोलते हैं। कितना एंगल से निकल रहा है देखो तो, ये यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल। जबकि टर्मिनल का कोई एंगल होगा क्या? नो सर। नहीं होगा भाई। यहाँ फ्लावर था, यहाँ फ्लावर था, यहाँ फ्लावर था, देखो ऊपर वाला, यहाँ का फ्लावर यहाँ था, देखो ये। क्लियर है इतना? क्या बनता है यस बोलने सर। पर? एंगल बनता है, याद रखना, एक्सिस वाले में। तो ये एक्सियल हो गया, ऊपर वाला टर्मिनल। क्लियर है इतना? देखो, जी सर। तो बताइए क्या क्या बनेगा? एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, इसमें एक्सियल और टर्मिनल का क्या कर सकते हो? एक्सियल को आप वाइल्ड टाइप ले सकते हो, समझ रहे हो ना? हालांकि यहाँ पर वाइल्ड टाइप नहीं बोल सकते किसी को आप,
अगर चुनना पड़ेगा आपको इसमें से एक वाइल्ड टाइप चुनिए तो आप एक्सियल को ले सकते हो। एक्सिस में बनते जाएगा फिर बढ़ती जाएगी, किनारे किनारे बनते जाएगा। ये एक्सिस हो गया एक्सियल वाइल्ड टाइप। टर्मिनल क्या होगा, यदि लास्ट बन गया तो पौधे की हाइट खत्म और नहीं बढ़ेगी, कम फल आएंगे उसमें। फिर समझ में आया ना। अगर किनारे किनारे फ्लावर आ रहे हैं तो पौधे की लंबाई बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा फल आएंगे उसमें। और यदि टिप में जी एक बार सर। बन गया तो आगे नहीं बढ़ेगा और वहीं पर खत्म हो गया। तो आप किसको वाइल्ड टाइप ले सकते हो इसमें, एक्सियल को। समझे कि नहीं। जी सर। इसको वाइल्ड टाइप ले सकते हो और इसको म्यूटेंट। म्यूटेंट। भाई बात कर लेते हैं कलर की। कलर कैसे होता है कोई बताएंगे। सर व्हाइट कलर और वाइट पर्पल कलर। और पर्पल। व्हाइट और पर्पल। बिल्कुल व्हाइट और पर्पल कलर, बहुत बढ़िया। तो ये मान लीजिए पर्पल कलर मैं इधर बना दे रहा हूं, आपको दिख पा रहा है क्या पर्पल कलर कि ब्लैक दिख रहा है आपको। दिख रहा है सर, पर्पल कलर दिख रहा है। चलो ठीक है बढ़िया। तो या तो पर्पल होगा या तो व्हाइट, तो लिख लेते हैं चलिए। पर्पल या फिर व्हाइट। बताइए ओरिजिनल कलर कौन सा होगा। ओरिजिनल कलर कौन सा होगा, वाइल्ड टाइप कलर कौन सा होगा। पर्पल। पर्पल। पर्पल वाइल्ड टाइप कलर है। और यदि वो जिन काम नहीं करता है तो कैसा बन जाता है, व्हाइट हो जाता है वो। तो ये म्यूटेंट हो गया, ये म्यूटेंट टाइप हो गया। इतना क्लियर है। यस सर। चलिए भाई चौथे नंबर की बात करते हैं हम लोग। चौथा नंबर है ये जो लास्ट में बनाया स्टेम बनाया हो, देखो तो स्टेम बनाया हो ना। ये जो स्टेम बनाया स्टेम देखो, ये बनाया हो स्टेम। स्टेम की हाइट कितनी है, उस तने की हाइट कितना है, तो लिख लेते हैं। स्टेम की बात करते हैं अगला। स्टेम के हाइट बताइए भाई। हाइट में दो प्रकार का, या तो टॉल होगा या डवार्फ। या तो ड्वार्फ होगा। बताइए इनमें से ओरिजिनल हाइट कौन सा होगा जब जिन काम कर रहा होगा। तो टॉल। टॉल जो है वाइल्ड टाइप होगा और ड्वार्फ जो है कैसा होगा, म्यूटेंट टाइप होगा। ठीक है। तो हमने सीड से धीरे धीरे पीछे की ओर आया, सीड के बाद पॉट बनाया, पॉट के बाद फ्लावर बनाया, फ्लावर की पोजीशन की अलग अलग बात की। फिर भाई फ्लावर कहां लगा होता है बोलने पर, स्टेम में। देखो तो फ्लावर कहां लगा है, स्टेम में। तो सबसे पहले हमने सीड की बात किया, सीड कहां लगा है बोलने पर पॉड में। फिर ये पॉड बना किससे बोलने पर, फ्लावर से। अब फ्लावर किस में लगा है बोलने पर, स्टेम पर। तो यही तो चार सीक्वेंस में बात किया हमने, जो चार अलग अलग बॉडी पार्ट लिया हमने। समझे कि नहीं। तो अब बताइए यस सर। कितने कैरेक्टर लिया हमने, मटर में पी में कितना कैरेक्टर लिया, लिख के 4 बताएंगे। कोई 7। बोलेंगे नहीं, लिख के बताइए जल्दी। मटर में कितना कैरेक्टर लिया, चलिए बहुत लोग बोल रहे हैं 4, बहुत लोग बोल रहे हैं 7। ठीक है देखते हैं, आप ध्यान से देखिए। अब ध्यान से ये देखिए, ये जो 4 हमने लिया ना, ये 4 तो अलग अलग ऑर्गन है, उसके बॉडी के पार्ट है।
सीट का हमने शेप देखा, सीट का शेप देखा, सीट का कलर, तो 2 कैरेक्टर तो यहीं पर हो गए। फिर पॉट का शेप देखा, फिर पॉट का कलर, 2 कैरेक्टर यहाँ पे हो गए। फ्लावर का पोजीशन देखा, फ्लावर का कलर, 2 कैरेक्टर यहाँ पे हो गए। स्टेम का हाइट देखा, एक कलर, 1 कैरेक्टर यहाँ पे। तो टोटल कितना कैरेक्टर हो गए भाई यहाँ पर? 7 कैरेक्टर। ठीक है, यही कैरेक्टर है उसका। Yes. तो मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर पे काम किया? पी के, पी के मतलब कुछ पी के 7. नहीं, मटर के बोल रहा हूं मैं। मटर के कितने कैरेक्टर पे काम किया? तो टोटल 7 कैरेक्टर पे काम किया। ये सातों के सातों कैरेक्टर याद हो जाएगा ना? Yes, sir. टोटल 7 कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद चलो अब कलर की बात करें, तो कलर देखना चाहो तो देख सकते हो भाई आप। चलो इसमें तो नहीं है मेरे ख्याल से, कल के वीडियो में देखना, शुरू में डाल दिया था। ठीक है ना, पर्पल कलर का। एक मिनट लाइन में रहेंगे। देखिए भाई, ये देखिए तो आप लोग, दिख रहा है? दिख रहा है ना? जी सर। ये देखिए, ये पर्पल कलर का है, मटर का फ्लावर है देखिए, और ये व्हाइट। तो ऐसे होता है मटर का फ्लावर का कलर। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। ये जो 7 कैरेक्टर के बारे में मेंडल ने बताया ना, उनको पता नहीं था कि कौन सा कैरेक्टर को बनाने के लिए जीन कौन से नंबर के क्रोमोजोम पे है। ये वो नहीं बता पाए थे, क्योंकि तब तक क्रोमोजोम डीएनए कुछ नहीं पता था ना उनको। बाद में एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बता दिया क्रोमोजोम को कि कौन से क्रोमोजोम पे कौन सा जीन है। समझ में आया? कौन से क्रोमोजोम पे कौन सा जीन है, बाद में आकर एक साइंटिस्ट ने बता दिया। साइंटिस्ट का नाम एस ब्लिक्स्ट। मैं इसको अलग कर रहा हूं एक साइड पे, यहां लिख दे रहा हूं। बाई, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं भाई, वहां नहीं दिखता है बाद में वीडियो में। बाई एस ब्लिक्स्ट। इन्होंने क्या किया, पूरे सभी कैरेक्टर को बता दिया कि कौन से क्रोमोजोम पे है। मतलब पूरा मटर के कैरियोटाइप को बता दिया। कैरियोटाइप समझते हो? क्रोमोजोम की पूरी स्थिति को। कैरियोटाइप ऑफ पी। चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं क्रोमोजोम नंबर। क्रोमोजोम नंबर। अगला देखते हैं मेंडेलियन ट्रेट। मेंडल ने जो ट्रेट बताया था उसकी बात कर रहा हूं। क्रोमोजोम नंबर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला फर्स्ट पेयर क्रोमोजोम मान लीजिए यहां पर था। फर्स्ट पेयर क्रोमोजोम था, फिर सेकंड पेयर हो जाएगा, फिर थर्ड पेयर हो जाएगा,
फिर फोर्थ पेयर हो जाएगा, फिर फिफ्थ पेयर हो जाएगा, फिर सिक्स पेयर हो जाएगा, फिर सेवंथ पेयर हो जाएगा। समझ में आया ना? धीरे धीरे क्रोमोसोम की साइज छोटी होती जाती है, याद रखना। तो बताइए पहला पेयर था ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम, फिर सेकंड पेयर क्रोमोसोम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। टोटल कितना पेयर क्रोमोसोम होते हैं भाई? पढ़ चुके अभी? 7 पेयर ना, 7 जोड़ी, मतलब 14 क्रोमोसोम मटर में, अभी तो पढ़े थे। तो ध्यान से देखिए, हमको क्या क्या ध्यान देना। देखिए सबसे पहला कैरेक्टर, मैं पहले तो सबके तीर लगा दे रहा हूं, किसके साइड में क्या लिखना है। बहुत आसान है याद करना। सबसे पहले सीड कलर को बनाने वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाई जाती है, ठीक है ना? सीड कलर। और सीड सेप को बनाने वाला जीन 7वें में पाई जाती है, तो सीड सेप याद हो जाएगा। तो ऊपर सीड कलर, नीचे सीड सेप। क्लियर है इतना? जी सर। फिर ऊपर चले जाओ, सीड वाला काम निपटा दिया आपने, फिर ऊपर चले जाओ फ्लावर कलर जीन, फिर ऊपर में फ्लावर कलर, ठीक है? अब नीचे, नीचे से एक छोड़ के, एक को छोड़ दो, नीचे से 7वां में, 7वां के ऊपर एक, 6वां को छोड़ दो। उसके बाद पॉड कलर जीन 5वां नंबर पे, पॉड कलर जीन। कितना कैरेक्टर ले गए बताइए तो आप? देखो सीड कलर, सीड सेप, कितना कैरेक्टर हो गया? 2 कैरेक्टर। टोटल कितना कैरेक्टर है भाई? 7। अभी कितना कैरेक्टर हो गया? 2। सीड सेप, ऊपर चले जाओ, फिर कहां पे? फ्लावर कलर, ठीक। फिर नीचे आ जाओ, कहां पे? बताओ जी। पॉट कलर जीन, ये सब जीन है भाई। बाकी कितना कैरेक्टर और बचे बताओ? 4 कैरेक्टर आ चुके हैं, 3 कैरेक्टर्स बाकी हैं सर। तो बाकी तीनों कैरेक्टर को आप डाल दो चौथे नंबर क्रोमोसोम पे, यहां डाल दो सबको, यहां पे। क्लियर है? जी सर। तो बताइए क्या क्या बचे फिर? बताइए जल्दी। तो छठवा। पॉड कलर तो हो गया, पॉड का सेप बचा है कि नहीं? पॉड सेप। और क्या बचा है बताइए? फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन बचा है कि नहीं? यस सर। फ्लावर पोजीशन। अब बताइए क्या बचा लास्ट में? हाइट। ठीक है ना जी? ये सब जीन थे भाई। ये इसको मैं साइड कर दिया, याद हो जाएगा। 7 कैरेक्टर कहां कहां थे? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सीड कलर बनाने वाला जीन मटर के कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है। ऊपर से, ऊपर में सबसे ऊपर में सीड कलर, सीड सेप, फिर ऊपर चले जाओ फ्लावर कलर, फिर नीचे से एक छोड़ के, मतलब ऊपर 5वें नंबर पे आओ पॉट कलर जीन, बाकी जितना बचा चौथे पे डाल दो। इतना समझ में आया तो यस करके भेजेंगे। हम्म। यस करके भेजें जल्दी। चलिए भाई बढ़िया है।
आगे बढ़ता हूं अब। अब जब पढ़ेंगे ना हम लोग आगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो कोई? हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी। जी सर। टर्मिनोलॉजी का मतलब यह है कि जेनेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ टर्म हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या क्या है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कल पढ़ेंगे सब। टर्मिनोलॉजी में क्या क्या टर्म पढ़ना है देखिए ध्यान से। हम पढ़ेंगे जीन क्या होता है, हम पढ़ेंगे एलील क्या होता है, ठीक, हम पढ़ेंगे जीनोटाइप क्या होता है, हम पढ़ेंगे फिनोटाइप क्या होता है, ठीक। हम फिर पढ़ेंगे आगे कि मोनोहाइब्रिड क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेम ऐसे पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, फिर पढ़ेंगे ट्राईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, ये। और आगे हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, आगे हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग आउट क्रॉस क्या है, फिर पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस क्या है, पढ़ेंगे सेल्फ क्रॉस क्या है। समझ रहे हो ना, ये सब टर्मिनोलॉजी है। जब जीनोटाइप हम पढ़ेंगे, जीनोटाइप के बीच में ही पढ़ लेंगे हम लोग जी। 3 चीजें आती है इसमें, नाम सुने होंगे, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ये पढ़ लेंगे इसी में। यस सर। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और हेमीजाइगस, ये सब हम पढ़ेंगे, सब मतलब समझेंगे, क्योंकि पूरे जेनेटिक्स भर में यही शब्द बार बार इस्तेमाल होगा। तो टर्मिनोलॉजी का मतलब शब्दों को समझने का ज्ञान, ठीक है, वो करेंगे कल। यदि इतना तक आज का क्लास समझ में आया तो लास्ट बार यस करके भेजें। कल की क्लास नहीं छोड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज समझ में आएगा क्या है। चलिए भाई, सभी बच्चों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट सर।